अपना उत्तराखंड पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। सबसे पहले जानिए धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है, जिसमें शिक्षा विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और प्रिंसिपल पद की नियुक्ति नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव आ जा सकते हैं। कई और ऐसे प्रस्ताव हैं जो आज रखे जाएंगे। कुल मिला के आपको बता देते हैं, इस मीटिंग में 12 से ज्यादा प्रस्ताव आने की उम्मीद है। सचिवालय में 11 बजे से मीटिंग शुरू हो जाएगी। सुनील प्रभात से और जानकारी लेंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। सुनील प्रभात, आज किन 11 प्रस्तावों को रखा जा सकता है जिनको लेकर ये मीटिंग की जा रही है, विस्तार से बताएं। देखिए कंचन, उत्तराखंड में अब एक नई परंपरा डाल दी गई है कि हर हफ्ते के बुधवार को यहाँ पर कैबिनेट मीटिंग होगी। इसके पीछे एक मुख्य कारण ये रहा है कि अभी तक जो तमाम विकास योजनाएं थी वो कई बार लटक जाती थी इस चक्कर में कि कैबिनेट नहीं हो पा रही है, कैबिनेट की परमिशन नहीं हो पा रही है। इसके लिए सरकार ने एक निर्णय लिया कि अब हर हफ्ते के बुधवार को कैबिनेट मीटिंग होगी और ये माना जा रहा है कि इस कैबिनेट मीटिंग में करीब दर्जन भर प्रस्ताव आ सकते हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिसके कयास लगाए जा रहे हैं कि शिक्षा विभाग अपने एक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी ला सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है शिक्षा विभाग, जिसमें सबसे अधिक कर्मचारी हैं और यहाँ हर बार ही जब ट्रांसफर पोस्टिंग होती है तो ये विवादों में रहती है। इससे निपटने के लिए सरकार ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी ला सकती है। इसी तरह से जो चिकित्सा विभाग है, हाइड्रो पावर पॉलिसी है, इसमें भी कुछ संशोधन प्रस्ताव आज की कैबिनेट मीटिंग में आ सकते हैं। जी शुक्रिया जानकारी के लिए आपका सुनील प्रभात। इधर आरक्षण नोटिफिकेशन जारी होने के बाद चुनाव सरगर्मियां अब शुरू हो गई हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां इस बार पंचायत चुनाव को गंभीरता से ले रही हैं। बीजेपी का कहना है कि इस बार वो ग्राम पंचायत स्तर पर भी फोकस कर सकती है। कोशिश की जा रही है कि हर ग्राम पंचायत में पार्टी अपने सक्रिय कार्यकर्ता को ग्राम प्रधान के लिए खड़ा करे। कांग्रेस के अपने दावे हैं। क्या कि प्रत्येक ग्राम सभा में भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चुनाव लड़े। पिछली बार अनुभव में आया कि बहुत सी ग्राम पंचायतों में हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ते नहीं थे, लेकिन इस बार में प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमारे प्रधान बने, हमारे कार्यकर्ता बीडीसी मेंबर बने। इसके लिए हमने एक अभियान शुरू। पार्टी शुरू से ही तैयारी कर रही है। अब चुनाव से डरने का काम तो भाजपा कर रही है, सरकार भाग रही है। अब सरकार अगर कहती है कि हम जुलाई में करवाएंगे, जैसा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, हालांकि वो इलेक्शन कमीशन या सरकार नहीं है, लेकिन वो सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, किसी कॉन्फिडेंस से वो ये बात कह रहे होंगे। उत्तराखंड में आखिरकार पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंगलवार को शासन ने पंचायतों में आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके आधार पर माना जा रहा है कि 20 जून को राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी कर सकता है। सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार द्वारा जारी आरक्षण नोटिफिकेशन के अनुसार 13 जून को जिलों में आरक्षण प्रस्तावों का प्रकाशन होगा, जिस पर 15 जून तक आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। 16 और 17 जून को डीएम आपत्तियों का निस्तारण करेंगे और 18 जून को आरक्षण का फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने साफ 2 शब्दों में कहा कि चाहे मछली छोटी हो या बड़ी हो, जरूर पकड़ी जाएगी, लेकिन सरकार बड़े मगरमच्छों को भी नहीं बख्शेगी। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देहरादून में प्रेस ब्रीफिंग करते वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त संदेश दिया। सीएम धामी ने कहा कि वो मन, वचन और कर्म से कह सकते हैं कि उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति पर पूरी दृढ़ता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ छोटी मछलियां ही नहीं, बड़ी मछलियां भी पकड़ी जाएंगी और बड़े मगरमच्छ भी। उन्होंने हरिद्वार जमीन घोटाले, चमोली में निर्माणाधीन पुल ढहने, उधम सिंह नगर में जल जीवन मिशन में हुई गड़बड़ियों का भी जिक्र किया। आप ही लोग कहते थे कि ये छोटी छोटी मछलियां हैं, इनको जाल में फंसा दिया जाता है। अब छोटी मछलियां तो छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां भी आ रही हैं और मगरमच्छ भी नहीं छोड़े जाएंगे। इसका उदाहरण आपने देखा, अभी देखा इतने राज्य बनने के बाद ये पहली घटना हुई। भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी कहीं पाया जाएगा। अभी मैं थराली विधानसभा में गया था, वहां पुल बनाते समय पुल ढह गया, बीच में ही निर्माणाधीन पुल चला गया। हमने कहा कि ये बिल्कुल किसी कीमत पर ऐसी लापरवाही
ऐसा भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी 3 अभियंता उसमें संलिप्त थे, तीनों को तत्काल सस्पेंड किया गया, जांच शुरू करवाई गई और हमने कहा कि इसकी जो भरपाई है ये संबंधित लोगों से की जाए जो इसमें दोषी हैं। डबल इंजन सरकार पर विपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन को अलग नहीं किया जा सकता। ये जनता का दिया हुआ जनादेश है। इसके दम पर उत्तराखंड में अनेक विकास काम संभव हो रहे हैं। उन्होंने कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे, मानसखंड मंदिर माला मिशन और शारदा रिवर फ्रंट जैसी परियोजनाओं का भी जिक्र किया। योजनाओं गिनाऊंगा तो अनेक योजनाएं हैं भाई, और बड़ी बड़ी योजनाएं हमारी डबल इंजन की सरकार में जो चल रही है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना है और इसके साथ 4 धाम ऑल वेदर रोड है जो 12,000 करोड़ से अधिक की परियोजना पर काम हो रहा है। दिल्ली देहरादून हमारा जो एलिवेटेड सड़क है उसका काम चल रहा है। नेशनल ग्रीन कॉरिडोर टनकपुर से लिखनलोक नेशनल हाईवे है। हमारा यहीं देहरादून का एयरपोर्ट इतना विस्तार रूप लिया है कि आज पूरे भारतवर्ष के लिए और आने वाले समय में हम उसको पूरे दुनिया के लिए जो है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने उस पर हम काम कर रहे हैं। हमारे रोपवे अभी जो स्वीकृत हुए हैं वो भारतवर्ष का एक सबसे ऐसे भौगोलिक परिस्थिति का रोपवे होगा जो केदारखंड और हेमकुंड साहब का हमारा रोपवे, उसकी स्वीकृति हमको मिली है। इसके अतिरिक्त 52 और स्थानों पर अभी डबल इंजन की सरकार में हम रोपवे बनाने पर काम कर रहे हैं। फिलहाल भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम पुष्कर सिंह धामी के ताजा बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री का यह ताजा बयान प्रशासनिक अमले के लिए एक स्पष्ट और सख्त संदेश तो है, उनके राजनीतिक विरोधियों के लिए भी इसे एक रणनीतिक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर चारधाम यात्रा में हेली हादसों को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री अधिकारियों की मीटिंग लेंगे। मीटिंग हेली सेवाओं के संचालन को लेकर समीक्षा होगी और शाम के 5:30 बजे से सीएम आवास पर ही बैठक होगी। दिल्ली दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा से मुलाकात की और केदारनाथ में हुई हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग की घटना पर डीजीसीए से कार्रवाई की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इसके साथ ही पिथौरागढ़ एयरपोर्ट के विकास के लिए देहरादून एयरपोर्ट पर रात में फ्लाइट लैंडिंग सुविधा का भी अनुरोध किया। केदारनाथ घाटी में हेलीकॉप्टर हादसों के बाद अब सख्ती हुई है, यात्रियों की जान को खतरा ना हो, इसे देखते हुए जहां पर हेलीकॉप्टर के फेरे कम कर दिए गए, वहीं हेली कंपनियों पर भी अब सख्ती बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ यात्रा रूट पर नियम तोड़कर हेलीकॉप्टर उड़ा रही कंपनियों पर अब हंटर चला है। एक के बाद एक हेलीकॉप्टर हादसों से केदारनाथ रूट में यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे थे। इसे देखते हुए अब केदारनाथ रूट में हेलीकॉप्टर उड़ाने के नियम सख्त कर दिए गए हैं। सिरसी, पाटा, गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर उड़ान की संख्या तय की गई है। जैसे गुप्तकाशी से 1 घंटे में 2 बार ही हेलीकॉप्टर उड़ सकेंगे, यानी 8 घंटे में 16 बार हेलीकॉप्टर उड़ सकेगा। मतलब अब तक जहां केदारनाथ के लिए सभी हेलीकॉप्टर 200 से 250 चक्कर लगाते थे, वो घटकर 150 से 190 हो जाएंगे। हर हेलीपैड पर टेक ऑफ, लैंडिंग, पार्किंग, होल्डिंग टाइम की सीसीटीवी मॉनिटरिंग की जाएगी। इतना ही नहीं, केदारनाथ में टेम्परेचर को देखते हुए किसी भी हेलीकॉप्टर में क्षमता और वजन से ज्यादा लोड नहीं डाला जाएगा। जिसमें गुप्तकाशी सेक्टर से ऑपरेटर को 1 घंटे में 2 शटल, 4 लैंडिंग्स टोटल, फाटा सेक्टर से 3 शटल्स 1 घंटे में, 6 लैंडिंग्स टोटल, और सिरसी से 4 शटल्स और 8 लैंडिंग टोटल्स करने के निर्देश दिए गए हैं तथा उनके द्वारा OGE मानकों के द्वारा के अनुसार लैंडिंग करने के। केदारनाथ रूट पर साल में हो रहे हादसों से यात्रियों में डर बढ़ रहा है। यही वजह रही कि सड़क में यात्रियों से भरा हेलीकॉप्टर उतरा तो मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। वहीं हेली कंपनियों को परमिशन देने वाले डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन को जागना पड़ा। केदारनाथ में देश दुनिया से यात्री आते हैं
और समय बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से सफर करते हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर सर्विस सुरक्षित है और यात्री की सुरक्षा जरूरी है, ये भरोसा सरकार दिला रही है। तो सरकार सुरक्षा को लेके भी और सेफ्टी को लेके भी बहुत संगीन है और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उस पर समीक्षा करी है। DGCA की बैठक भी हुई है, मुझे पता चला है कि कुछ बैठक भी हुई है जिसमें उन्होंने कुछ निर्णय लिए हैं। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि किसी भी श्रद्धालु की सुरक्षा के साथ सरकार कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कोई उनको हानि पहुँचे। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर का सफर लोगों में डर पैदा न करे, इसलिए कड़े नियम लागू करके कंपनियों पर नकेल कसने की कोशिश की गई है। पर देखना होगा कि हेलीकॉप्टर के नाम पर मुनाफा कमाने की होड़ में लगी कंपनियां कब तक और कितने दिन नियमों को मानती हैं, ताकि फिर सड़क पर हेलीकॉप्टर उतरने की ऐसी तस्वीरें सामने न आए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उधर उत्तरकाशी में लाखों की लागत से बना हुआ जोशियाड़ा हेलीपैड स्थानीय युवाओं के खेल का मैदान बना हुआ है, जिससे जिले में हेलीकॉप्टर सेवा के सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शाम के समय में बड़ी संख्या में यहां पर युवा आते हैं, क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। तस्वीरों में भी आप देखिए, युवा यहां पर हेलीपैड पर क्रिकेट खेल रहे हैं, जिन्हें कोई रोक नहीं रहा है, कोई समझा नहीं रहा है। देखिए, यहाँ पर हेलीपैड है, ये सामरिक और यात्रा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हेलीपैड है और यहाँ पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। और अभी शाम सुबह आप कभी भी यहाँ पर देखेंगे तो जो ये नशेड़ी किस्म के बच्चे हैं, वो लोग यहाँ पे आके उन्होंने अपना अड्डा बनाया हुआ है बैठने का, नशा करने का। तो ये बड़े दुख की बात है कि यहाँ पर जो है सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। हल्द्वानी से खबर है, जहां पर समय रहते सूचना मिलने पर लालकुआं काशीपुर रेलवे ट्रैक पर हादसा होने से टल गया। जानकारी के मुताबिक गुलरभोज के आगे रेलवे पटरी पर अर्थिंग की कुछ प्लेट्स निकली हुई थी। उनको बाकायदा पटरी पर रखा गया था और इसको देखते ही किसी राहगीर ने जीआरपी और रेलवे को सूचना दी। मौके पर टीम पहुंची, मरम्मत का काम हुआ और बड़ा हादसा टला। रुद्रप्रयाग से खबर, जहां पर रामबाड़ा के पास में नदी पार करते समय एक शख्स नदी के तेज बहाव में बह गया, जबकि उसके 5 साथी रास्ता भटकने की वजह से फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। सभी 5 युवकों को सुरक्षित पुलिस चौकी लिंचौली लेकर आए। नदी में बह गए युवक की काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले सभी लोग केदारनाथ के दर्शन के बाद वापस आ रहे थे और शॉर्टकट रास्ते के चक्कर की वजह से भटक गए और फंस गए। शॉर्टकट। ऋषिकेश के थाना मुनिकी रेती के पास में पहाड़ी पर अचानक से एक बुजुर्ग फंस गए। लोगों ने इसकी सूचना एसडीआरएफ की टीम को दी, जिसके बाद ऑपरेशन के थ्रू उनको निकाला गया। सुरक्षित बाहर निकाला गया खाई से। नागपुर का रहने वाला यह शख्स बुजुर्ग फिसल कर खाई में चला गया था। असम के गुवाहाटी की रहने वाली लापता लड़की का शव पुलिस ने शिवपुरी के पास गंगा में बरामद किया। लड़की का नाम रोशमिता होजोई है, जो बीते 5 दिन से लापता थी। रोशमिता अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आई थी, तभी अचानक से गायब हो गई। देहरादून में सुबह बड़ा सड़क हादसा एक होने से टल गया है। और बड़ा ये होता, लेकिन जितना बड़ा हादसा हुआ है वो तो आप देख ही लीजिए तस्वीरें जो आपके सामने। कुआंवाला क्षेत्र में एक ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े हुए ट्रक से भिड़ गया। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। एक शख्स ट्रक में फंस भी गया। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। चारों का इलाज जारी है। उधर नैनीताल में कैंची धाम के पास में सड़क हादसा हुआ। यहां पर एक कार गिर गई और गनीमत रही कि कार पेड़ से टकराकर अटक गई, नहीं तो बड़ा हादसा होता। पर्यटक को हल्की चोटें आई और आरोप यह है कि पुलिस ने पर्यटक को गलत रूट पर भेज दिया, जो कि कच्चा रास्ता था, जिसकी वजह से हादसा हुआ।
उधर बागेश्वर में काभड़ी भयो के पास में पहाड़ी से मलबा आने से कपकोट मुंसियारी हाईवे बंद हो गया। सड़क बंद होने से दोनों ओर गाड़ियां फंस गई। सूचना पर पहुंची बीआरओ की टीम हाईवे को खोलने का काम कर रही है। उत्तराखंड में टिहरी और देहरादून की सीमा पर त्यूणी तहसील में टॉन्स नदी बनने वाली त्यूणी प्लासू हाइड्रो प्रोजेक्ट अब अपने शिलान्यास के बेहद करीब है। करीब 890 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस परियोजना में हर साल करीब 298 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। प्रोजेक्ट को तमाम जरूरी मंजूरियां लगभग मिल चुकी है। लागत तकरीबन 925 करोड़ रुपए की है और इसका पीआईबी क्लियरेंस, इसकी डीपीआर क्लियरेंस, इसके सारे टेक्निकल क्लियरेंसेस प्राप्त हो चुके हैं। इसके जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है त्यूनी प्लासू परियोजना का, वो इस महीने फॉरेस्ट अप्रेजल कमेटी के सामने पुटअप होने का प्रोसेस एमओएफ में चल रहा है। रुद्रप्रयाग से खबर, जहां पर जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर मनोज बडोनी का मंगलवार को निधन हो गया। मनोज बडोनी अपने आवास पर अचेत अवस्था पे पाए गए। बताया जा रहा है कि उन्हें इसी महीने रिटायर होना था। बताया भी जा रहा है कि कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर मनोज बडोनी जिला चिकित्सालय में ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में तैनात थे। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। सटीक आंकड़ा अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि हर दिन हर घंटे ये आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 9,43,000 भक्तों ने दर्शन किए हैं। मंगलवार को 25,921 भक्तों ने केदारनाथ धाम में दर्शन किए। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। तो बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। 20 से 25,000 श्रद्धालु यहां भी पहुंचे हैं और बद्रीनाथ धाम में 7,31,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। मंगलवार को जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 24,970 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी एक महीने में 8,59,000 से ज्यादा रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में 4,28,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। ये बहुत ही अच्छा और बढ़िया प्लेस है। हम जालना से आए हैं, महाराष्ट्र से जालना से आए हैं और यहाँ आके इतना फ्रेश लग रहा है। हम बिल्कुल थके हुए थे यमुनोत्री को जाके, और यहाँ पे आके इतना फ्रेश लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम यमुनोत्री की है, तो आप गंगोत्री आए, गौरीकुंड की है, अब केदारनाथ जाने वाले हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। पिथौरागढ़ से खबर, जहां पर नेपाल बॉर्डर पर बसा कानड़ी गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका है। इस गांव में सब्जी और फलों का उत्पादन हर रोज किया जा रहा है, जिससे रोजगार के दरवाजे खुले हैं। वो भी तब जब इस गांव में सिंचाई को कोई भी साधन नहीं है। बावजूद इसके हर चुनौती का सामना करके यहाँ के सैकड़ों परिवार अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो राह खुद ब खुद बन जाती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है कानड़ी के ग्रामीणों ने। करीब 120 परिवारों का ये गांव आज अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। यहाँ पर हर परिवार फल और सब्जी उत्पादन में जुटा है। नतीजा ये है कि इस गांव से हर दिन 4 गाड़ी फल और सब्जी मुख्यालय पहुँच रही है, वो भी तब जब गाँव में सिंचाई का कोई भी जरिया नहीं है। राई हो गई ये, और पालक हो गया, मेथी हो गई, सब कुछ लगभग मिर्ची हिर्ची सब है ही। और यहाँ से हम पिथौरागढ़ ले जाते हैं, करीबन सुबह 4 बजे चले जाते हैं और 3-4 गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ से।
हमारे गांव में सर सब्जी का तो बहुत उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पानी की बहुत समस्या है। यहाँ मतलब हर घर में बेरोजगार लोग हैं और सबका मतलब जो भी व्यवसाय चलता है ये सब्जी से होता है। लेकिन आज इतने सालों से हमारे यहाँ बहुत सिंचाई की कमी। कहने को तो यहाँ नहरें हैं, लेकिन इन नहरों में पानी कभी नहीं पहुँचा। ऐसे में ग्रामीण नल के पानी से रात भर खेतों की सिंचाई करने को मजबूर हैं। हैरानी तो इस बात की भी है कि ये गांव काली नदी के ठीक ऊपर बसा है, बावजूद इसके यहाँ तक सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुँच पाया। ग्रामीण सालों से पानी के लिए फरियाद लगा रहे हैं, लेकिन किसी के कानों में जू तक नहीं रेंगी। और हमारी लगातार शासन और प्रशासन से लगातार यह विनती रही है कि कानड़ी गांव में आप एक बार इस तरह से विजिट कर दीजिए कि वहाँ पे सिंचाई के किस प्रकार से वहाँ पे खेती के लिए सिंचाई हो सकती है। हमने एक बार उन्हें ये भी कहा कि आप काली नदी से किस तरह से पानी ले लीजिए, क्योंकि कानड़ी के ग्रामीणों ने अपनी मेहनत और लगन से खुद की तकदीर तो लिखी है। ऐसे में अगर इन्हें थोड़ी सी सरकारी मदद मिल जाए तो तय है कि फल और सब्जी का यहाँ रिकॉर्ड उत्पादन हो जाता। नेपाल बॉर्डर का ये गांव ठीक काली नदी के किनारे बसा है, बावजूद इसके यहाँ सिंचाई का कोई इंतजाम नहीं है। वो भी तब जब इस गांव में जमकर सब्जी का उत्पादन होता है, फलों का उत्पादन होता है। यहाँ की सब्जियां और फल पूरे पिथौरागढ़ मार्केट में बिकती हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि यहाँ पैदा होने वाली सब्जी और फल इस गाँव की आर्थिकी का आधार है। बावजूद इसके लंबा समय यहाँ पर गुजर गया है, लेकिन यहाँ सिंचाई के कोई इंतजाम नहीं है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, कानड़ी, पिथौरागढ़। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।